अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 3 फ़ाइलम के बारे में देखना है। फ़ाइलम ब्रैथियमंथस, फ़ाइलम एस्केलमंथस और फ़ाइलम एनालिडा। सबसे पहले इनके नेम का जो मतलब है उसके बारे में देखते हैं। तो प्लेथिलमंथस का मतलब होता है फ्लैट वोम्स, इनकी बॉडी फ्लैट होती है। एस्केलमंथस का मतलब होता है पॉइंटेड एंड्स, इनकी बॉडी के एंड पे हमारे पास जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। और फ़ाइलम एनालिडा का मतलब होता है लिटिल रिंग, इनमें हमारे पास इन ये जो एनिमल्स इस फाइलम में पाए जाते हैं उनकी बॉडी के ऊपर रिंग्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम इनकी बॉडी फॉर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले ये सॉफ्ट होते हैं और डोर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होते हैं। मतलब ये ऐसे दो हाथों के दरमियान अगर हम देखें तो ऐसे पिसे हुए होते हैं। उसके बाद जो फाइलम एस्केलमेंथस है उसके बारे में अगर हम बात करें उसकी बॉडी के बारे में तो ये इलोंगेटेड वोम लाइक बॉडी, यानी इनकी लंबी ऐसे बॉडी होती है, ऐसे करके। और अगर हम फाइलम एनालिडा के एनिमल्स के बारे में बात करें तो इनमें जो हमारे पास इनकी जो बॉडी होती है वो मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है, यानी उसके अंदर सेगमेंट्स बने होते हैं। लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड का क्या मतलब है कि उसके जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं, बाहर से सिर्फ सेगमेंट्स बने होते हैं, अंदर से जो बॉडी होती है उसके कोई सेगमेंट्स नहीं होते। और बॉडी के जितने भी उसके अंदर पार्ट्स हैं जैसे गट हो गई, ब्लड वेजल्स हो गए, नर्व्स हो गई, वो सारी की सारी सारे के सारे सेगमेंट्स में सेम होती हैं। सिर्फ बाहर से नज़र आ रहा होता है कि बॉडी के सेगमेंट्स बने हुए हैं, अंदर से बॉडी के सेगमेंट्स नहीं होते। ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट्स होते हैं, इनमें सिलोम नहीं होती। और 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। उसके बाद फाइलम एस्केलमेंथस में ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट्स होते हैं, यानी इनके अंदर 3 लेयर तो होती हैं और सिलोम भी होती है, लेकिन वो सिलोम सही वाली सिलोम नहीं होती, फॉल्स सिलोम होती है। फाइलम एनालिडा के बारे में बात की जाए तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन इनमें सिलोम होती है तो इसी वजह से हम इनको सिलोमेट्स कहते हैं। अगर हम बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं, यानी इनमें बॉडी की कोई सेगमेंटेशन नहीं होती, उसके सेगमेंट्स नहीं बने होते। ये इनकी जो बॉडी है, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लेन एरिया को लें तो उसकी बॉडी कुछ ऐसे करके होती है। ये प्लेन एरिया की बॉडी है, इसमें सेगमेंट्स नहीं बने हुए। और ये देखें, ये डोर्सो वेंट्रली कॉम्प्रेस्ड भी है, यानी आगे से और पीछे से ऐसे लग रहा है कि इसको कॉम्प्रेस्ड किया हुआ है, इसकी बॉडी इस तरह की होती है। फाइलम एस्केलमेंथस के एनिमल्स की बॉडी भी अनसेगमेंटेड होती है, जैसे कि मैं ऊपर आपको बना के दिखाया। अगर फॉर एग्जांपल ये एक एनिमल है तो इनमें सेगमेंट्स नहीं बने हुए हमारे पास। लेकिन फाइंड एनालिडा के जो एनिमल्स होते हैं उनमें हमारे पास सेगमेंटेशन होती है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया मेटामेरिक सेगमेंटेशन, यानी एक्सटर्नली वो डिवाइड होते हैं और एक्सटर्नली उनके सेगमेंट्स बने होते हैं। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करें तो फाइलम प्लेथिलमेंथस के जो एनिमल्स हैं उनमें सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, यानी एक ही ओपनिंग होती है जिससे फूड आता भी है और निकालते भी हैं, यानी एक ही ओपनिंग होती है जो माउथ के तौर पे भी काम करती है और एनस के तौर पे भी काम करती है। लेकिन फाइलम एस्केलमेंथस के जो एनिमल्स हैं उनमें ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ये एक ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें हमारे पास दो ओपनिंग होती हैं, एक माउथ और एक एनस, जैसे कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है। फाइलम एनालिडा के एनिमल्स में भी ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अगर नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो फाइलम प्लेथिलमेंथस के जो एनिमल्स हैं उनमें हमारे पास नर्व और गैंग्लिया का एक नेटवर्क पाया जाता है, ब्रेन नहीं होता उनके अंदर। ये एक गुच्छा टाइप होता है जिसके ज़रिए पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन फैलती है। अगर हम फाइलम एस्केलमेंथस के एनिमल्स की बात करें तो इनके फेरिंक्स के गिर्द एक नर्व की रिंग होती है, जिससे फिर सारी की सारी नर्व्स निकलती हैं और वो पूरी बॉडी में मैसेज ट्रांसफ़र करती हैं। लेकिन अगर हम फाइलम एनालिडा के एनिमल्स की बात करें तो इनमें हमारे पास ब्रेन होता है और एक नर्व कोड होती है जो कि सारे बॉडी के अंदर मैसेज फैलाती है। अब हम हर फाइलम के कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो अगर हम फाइलम प्लेथिलमिन्थस को देखें तो इसके जितने भी एनिमल्स होते हैं या इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए होते हैं वो मोस्टली पैरासाइट्स होते हैं, यानी वो होस्ट के अंदर रहते हैं, उससे खाना लेते हैं, उससे शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न उसके ऊपर हमला करते हैं और उसको डैमेज करते हैं। और मोस्टली ये एंडो पैरासाइट्स होते हैं। कुछ इनमें जो होते हैं जैसे प्लेन एरिया हो गया वो फ्री लिविंग होता है, वो बाहर रहता है और वो जो मूवमेंट करता है वो किसके ज़रिए करता है, सीलिया के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। इसके अलावा इनमें जो एक्सक्रीशन होती है वो फ्लेम सेल्स के ज़रिए होती है। ये सेल्स बल्ब की तरह के होते हैं, जैसे कि मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इनके ज़रिए हमारे पास इन एनिमल्स में एक्सक्रीशन होती है, यानी ये अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर फ्लेम सेल्स के ज़रिए भेजते हैं। अगर हम इनके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के ज़रिए होती है, यानी बॉडी स्प्लिट करती है और फिर उन स्प्लिटेड पार्ट्स से नई बॉडी बनती है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो गमीट फॉर्मेशन की वजह से होती है। आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो एनिमल्स हैं ये हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। इसका क्या मतलब है, यानी मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही इंडिविजुअल पे पाए जाना, इस कंडीशन को हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं।
यानी इन एनिमल्स में एक ही इंडिविजुअल के ऊपर मेल ऑर्गन्स भी होते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो फाइलम प्लेथिलमिंथस के एनिमल्स हैं ये पैरासाइट्स होते हैं, तो इन्होंने कुछ अडेप्टेशन की हुई है अपनी बॉडी में। जैसे कि इनमें हमारे पास क्यूटिकल होता है इनकी बॉडी के ऊपर, इनके ऊपर एक्टोडर्मी एपिडर्मिस नहीं होता, क्यूटिकल होता है। अब क्यूटिकल का क्या फंक्शन है, ये क्यूटिकल इनको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इन्होंने एडहेसिव ऑर्गन्स जैसे कि सक्कर्स, हुक्स, इनका क्या फंक्शन होता है, इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये पैरासाइट्स होते हैं, तो इन्होंने इनको अपने पैरासाइट्स के ऊपर अटैक करने के लिए, उसके ऊपर पंजे गाड़ने के लिए कुछ ऑर्गन्स चाहिए होते हैं जिनको हम एडहेसिव ऑर्गन्स कहते हैं। ये इन ऑर्गन्स की मदद से अपनी वो जो होस्ट होता है उसके ऊपर चिपक के रह सकते हैं। उनमें हमारे पास सकर्स आ जाते हैं, हुक्स आ जाते हैं। सकर्स एंड हुक आप यहाँ पे लिख लें, सकर्स एंड हुक। उसके बाद इनमें हमारे पास मस्कुलर और नर्वस सिस्टम की डीजनरेशन होती है, यानी इतना वेल डेवलप नहीं होता हमारे पास। और डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे पास इनमें जो है वो पुअरली डेवलप्ड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनको जो खाना मिल रहा है वो होस्ट की तरफ से मिल रहा है। इन्होंने सिंपल वो खाना लेना है और उसको हजम कर लेना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये इनके जो लाइफ साइकिल में ये एक से ज़्यादा होस्ट पर भी रह सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ओवा, जिसकी वजह से ये अभी तक ख़त्म नहीं हो रहे, और ये इनकी जो लीनिएज है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब हमारे पास फाइलम एस्केलमेंथस आ जाता है। इनमें जो हमारे पास बॉडी कैविटी होती है ना वो सीडोसिलोम होती है। ये सीडोसिलोम क्या चीज़ है, ये हमारे पास एक सिलोम ही है, लेकिन ये फाल्स सिलोम कहलाती है। और ये अगर मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाया है, इसको अगर आप गौर से देखें तो जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसमें एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की हो जाती है। ये जो ऊपर वाली लेयर है ये एपिब्लास्ट कहलाती है, ये जो नीचे वाली लेयर है ये हाइपोब्लास्ट कहलाती है। और इनके दरमियान में एक कैविटी होती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ये आपको कुछ ये इसके ऑर्गन्स होते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम ब्लास्टूला कहते हैं। तो जब एम्ब्रियो इस स्टेज में होता है तो जो उसकी कैविटी होती है ब्लास्टोसील, ये फिर हमारे पास सीडोसिलोम को बनाती है। तो सीडोसिलोम हमारे पास एक बॉडी कैविटी है जो ब्लास्टोसील से बनती है। और अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइलम एस्केलमिंथस के एनिमल्स हैं इनकी बॉडी वॉर्म की तरह की होती है। तो इनमें जब इनकी बॉडी भी वॉर्म की तरह की है, यानी ट्यूब की तरह की है, ये मैंने ऐसे बॉडी बनाई है। और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ट्यूब की तरह का है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो आप देखें बाहर वाली भी जो बॉडी है वो भी ट्यूब की तरह की है, और उसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी ट्यूब की तरह है। तो ये जो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर कहलाता है वो हो जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर। तो ये इस फाइलम की एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनके जो एनिमल्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब की तरह का होता है। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो इस तरह का होता है कुछ, कि दो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनली रनिंग कनाल्स आ रही होती हैं, वो हमारे पास यूनाइट करके मिलती हैं, आपस में यूनाइट करती हैं, और एक मेन कनाल बनती है जो फिर वेंट्रल सरफेस पे एक पोर होता है, वहाँ से बाहर उन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को भेजती है। इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरह का होता है। सेंसरी ऑर्गन इनमें हमारे पास पेपिलाe प्रेजेंट होता है। इनमें हमारे पास कोई सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सरफेस प्रेजेंट नहीं होती, यानी इनमें हमारे पास कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती, और रिस्पायरेशन के लिए इनके पास कोई मेन चीज़ नहीं होती। लोकोमोशन इनमें हमारे पास रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, यानी ये रिलैक्स करते हैं फिर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये आगे मूव कर सकते हैं। मसल्स इनमें हमारे पास दो तरह के होते हैं, डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल। इसके भी दो पाए जाते हैं, दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, इसके भी दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं। अब हमारे पास जो फाइलम है वो है फाइलम एनेलिडा। इस फाइलम का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये देखें, जैसे मैंने एक वॉर्म बनाया, अर्थ वॉर्म बनाया है, इसका जो माउथ है उसके पास एक लोब की तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। तो वो इसका सबसे पहला जो फीचर है वो ये है कि इनके माउथ के गिर्द एक लोब तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्रोस्टोमियम कहते हैं। उसके बाद इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो पुअरली डेवलप्ड होता है, इतना अच्छा डेवलप नहीं होता, और वो ट्यूब की तरह का होता है। इनमें हमारे पास ट्रू सिलोम पाई जाती है। अब अगर ट्रू सिलोम आप देखें तो वो इस तरह की होती है, ये हमारे पास एक्टोडर्म है और ये हमारे पास एंडोडर्म है इसके अंदर लेयर। और अगर आप देखें तो ये जो सारी कैविटी आपको नज़र आ रही है ये हमारे पास सिलोम कहलाती है। अब सिलोम के अगर हम कुछ फीचर्स के बारे में देखें तो ये हमारे पास पेराइटल लेयर है, और ये हमारे पास विस्केरल लेयर है। विस्केरल लेयर जो है वो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल को उसने लाइंड किया हुआ है, और ये जो पेराइटल लेयर है उसने बॉडी के मसल्स को लाइंड किया हुआ है, और इन दोनों के दरमियान में हमारे पास सिलोम प्रेजेंट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी हुई थी। एक्सक्रीशन जो है वो इनमें नेफ्रीडिया, ये कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए होती है, और इनमें हमारे पास ये
क्लोज़ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। आपने ये बात याद रखनी है कि पहला फ़ाइलम है, जितने भी अभी तक हमने फ़ाइलम्स पढ़े हैं, उनमें ये पहला फ़ाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम है और वो भी क्लोज़्ड है। यानी इनमें जो ब्लड होता है, वो ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करता है। इनमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो एब्सेंट होता है और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज़ होता है फिर वो हमारे पास डिफ्यूजन के ज़रिए, यानी बॉडी की सरफेस में डिफ्यूजन होती है, गैसेज़ अंदर आती हैं, गैसेज़ बाहर जाती हैं बॉडी सरफेस की वजह से। इसलिए हम ये कहते हैं कि इनमें डिफ्यूजन ही मेन प्रोसेस है जिसके ज़रिए इनमें हमारे पास रिस्पायरेशन होती है। अगर हम इनमें लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन किस तरह होती है? इनमें सर्कुलर मसल्स और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट होती है। जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये इलोंगेट हो जाते हैं इस तरह के कुछ, और जब लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनमें मूवमेंट होती है और ये आगे मूव करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन की अगर हम बात करें तो इनमें 3 तरह के ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन होते हैं, चिटाए, सिटाए और पैरापोडिया। अब इनमें एक इनका जो एक मेन ऑर्गेनिज़म्स है अर्थवॉर्म, उसकी एक खूबी ये भी है कि उसे हम ब्रोइंग एक्टिविटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है? जब अर्थवॉर्म रेंगता हुआ ज़मीन के नीचे जाता है, तो उस वजह से क्या होता है कि ज़मीन का वो कुछ हिस्सा जो है मिट्टी, वो ऊपर से नीचे जाती है ज़मीन के अंदर और नीचे से ऊपर आती है। तो इस तरह जो है वो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो एक एमसीक्यूज़ देख लें कि नेचुरल प्लफ़ इज़, यानी नेचुरल खाद हम किसको कहते हैं? तो वो अर्थवॉर्म। अगर अर्थवॉर्म को आप फसलों में छोड़ दें तो इससे उन फसलों की ज़रख़ेज़ी में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होगा।